सावित्री जी विस्फारित नेत्रों से कभी सामने साफ करके रखे हुए चांदी के बर्तनों को निहार रही थी तो कभी अपनी ननद को। वे उनके प्रति कभी सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने बारे में क्यों नहीं सोच पाए। मेघा प्रशंसात्मक निगाहों से राधा आंटी को निहार रही थी। उचक उचक कर इवेंट में भाग लेती राधा आंटी का उत्साह देखने लायक था। अवसर था बच्चों के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन का। मेघा का कितना मन था कि मम्मी पापा जी भी स्कूल चलें। आज तो उन्हीं का फंक्शन था, पर हमेशा की तरह उन्होंने घर में ही रहना पसंद किया। सौरभ एक ऑफिस मीटिंग के सिलसिले में वैसे ही शहर से बाहर थे। अब ऐसे में मन मारकर मेघा को अकेले ही स्कूल में आना पड़ा और आर्य को लेकर स्कूल उसे न सिर्फ आना पड़ा बल्कि सब कुछ अकेले ही अटेंड करना पड़ा। अरे मेघा बेटी कैसी हो? राधा आंटी ने पुकारा तो मेघा प्रणाम करते हुए उनके पांव छूने झुकी, पर आंटी ने उसे बीच में ही बाहों में भर लिया। मैं ठीक हूँ आंटी, आपको सभी इवेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते देख अच्छा लगा। आपके जोश और उत्साह से तो हमें सीखना चाहिए। चलो तुमने तारीफ कर दी तो मन को सुकून मिला, वरना मैं सोच रही थी लोग कह रहे होंगे बासी कढ़ी उबाल खा रही है। मैं तो काफी देर से यही सोचे जा रही थी। नहीं आंटी, आप ही क्या, सभी को देखिए, सब उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। वाकई आप सभी को इतने अच्छे मूड में देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने अच्छे लग रहे हैं आप सब। भाई साहब भाभी जी आज भी नहीं आए? राधा आंटी का स्वर गंभीर था। आंटी देखिए ना, मैंने कहा भी आप ही का फंक्शन है, पर वे कहने लगे दिवाली की बहुत थकान हो गई है, घर पर ही आराम करेंगे, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, उम्र हो गई है। क्योंकि उनका मानना है कि कोई बीमारी गंभीर न होते हुए भी बुढ़ापा अपने आप ही गंभीर हो जाता है। हर वक्त थके थके और अपने आप में ही लगे रहते हैं। कभी कभी तो मैं और सौरभ यह सोचकर खुद को अपराधी सा महसूस करने लगते हैं कि पापा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें यहाँ लाकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। अपार्टमेंट में कुछ लोग तो माता पिता के साथ रहते हैं। हम चाहते थे कि मम्मी पापा जी भी हमारे साथ रहें। जब पिता ने भेड़िए को अपने बच्चे के साथ खेत में भागते देखा तो वह मम्मी पापा जी उनके साथ बूढ़ा सुल्तान उसे वापस लाया। मेरा एक मुफ्त पड़ोसन ने तो और उससे यहाँ तक कह दिया कि मैंने उन्हें घर में कैद कर रखा है। पूरी बात बताते बताते मेघा का मुंह रुहासा सा हो गया था। अरे कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुरंत घर जाओ और बूढ़े सुल्तान के निकाल कर किसी दिन उनसे ली हुई रोटियां बनाओ, जिसे और तब उन्हें कोशिश करूंगी इस बारे में समझाने की। तब मेघा ने कहा जी उसे लेटने के लिए अवश्य, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आंटी और उनके घर वालों से विदा लेकर मेघा ने आर्य को खोजा और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर चल पड़ी। बूढ़े सुल्तान की सेवा सबके दादा दादी आए थे। तुरंत बाद भेड़िया उसके पास और वे सभी स्पोर्ट्स में भाग ले रही थी। मम्मी मेरे दादा दादी क्यों नहीं आए थे? ध्यान से सुनो, क्या उन्हें आना अच्छा नहीं लगता? जब मैं तुम्हारी आर्य ने मासूमियत से मेघा से पूछा तो मेघा के कदम और भारी हो उठे। तुम बस बेटी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए नहीं आए, थोड़ी थकान महसूस कर रही करोगी। तुम भी बहुत थक गए हो, सो जाओ, इस पर भरोसा मत करो, घर आएगा तब मैं तुम्हें। कुत्ते ने जवाब दिया। मैं अपने मालिक के प्रति को रोक लिया, वफादार रहूंगा, मैं इस पर। राधा आंटी ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया, वे अगले दिन ही हमारे घर आ गई। छुट्टी का दिन था, सौरभ दूर से लौट आए थे। वह और मेघा बालकनी में बैठकर चाय का लुत्फ उठा रही थी। मेघा ने आंटी को टैक्सी से उतारते देखा तो भागकर उन्हें रिसीव करने नीचे से पहुंची। आपने बहुत अच्छा किया जो आप छुट्टी के दिन आ गई। आप पूरा दिन रुकिएगा, रात को खाना खाकर जाइएगा, मैं और सौरभ आपको छोड़कर आएंगे। मैंने घर आकर मम्मी जी को
बताया था कि आप स्कूल में मिली थी। वे भी आपको खूब याद कर रही थी और कह रही थी कि मुझे आपसे मिलना है। अभी देखना आपसे मिलकर कितनी खुश होंगी। बातें करते करते दोनों ऊपर आ पहुंची। सौरभ ने भी आकर बुआ जी के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। आर्या नजर नहीं आ रही, वह सो रहा है। आंटी अभी उठाती हूँ, अब तक मम्मी जी पापा जी से मिल ली। पापा जी कमरे में अखबार पढ़ रहे होंगे और मम्मी जी पूजा घर में हैं। दूर के रिश्ते की ननद राधा जी को देखते ही सावित्री जी का चेहरा खिल उठा। सामने ही पूजा के चांदी के बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। वे उठने की चेष्टा करने लगी तो राधा जी ने उन्हें जबरदस्ती बिठा दिया। मैं 5 मिनट में भाई साहब से मिलकर आती हूँ, यहीं बैठकर फिर गपियाती हैं। मैं पूरा दिन यहीं हूँ आज। आप चिंता न करें, आपके साथ ही रहूंगी। राधा जी 5 की जगह पूरे 25 मिनट लेकर लौटी तो सावित्री भाभी को अपना इंतजार करते हुए पाया। सावित्री भाभी पहले ही उनका इंतजार कर रही थी। मेघा बता रही थी कि तुम उनके स्कूल में मिली थी। हाँ, आप और भाई साहब क्यों नहीं आए? कितना अच्छा प्रोग्राम था। सब पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने कितना एंजॉय किया। मेघा और आर्य आप दोनों को बहुत मिस कर रहे थे। अब क्या बताएं, हमसे तो यहाँ घर से बाहर निकला ही नहीं जाता। किसी को जानते ही नहीं हम यहाँ, तो फिर कैसे जाएं किसी के घर? भाभी, बाहर निकलोगे नहीं तो अभी तो किसी को जानोगे, अगर निकलोगे ही नहीं तो फिर जानोगे कैसे? आसपास भी हमारे जैसे ही घर हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। हमें संकोच होता है बहन, हम शहर की बात में नहीं पले। शहर की बात ही अलग होती है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, बोल चाल सब अलग है, सब मॉडर्न है। इनफैक्ट यहाँ की तो औरतें भी अलग हैं। हमने तो सारी जिंदगी सलवार सूट में निकाल दी, सारी जिंदगी साड़ी को ही पल्लू निकाल दी, कभी उल्टा पल्ला भी नहीं डाला, और अब यहाँ सलवार सूट कैसे पहन लें? मेघा ने कहा, आपसे पहनने को नहीं, वो कुछ नहीं कहती, पर हमें तो लगता है ना कि हमारी वजह से कहीं इन लोगों को शर्मिंदगी न उठानी पड़े। कहीं किसी ने अंग्रेजी में कुछ बोल दिया और हम न समझ पाए तो बच्चों का क्या होगा? न जवाब दे पाए तो बच्चों को कितना बुरा लगेगा। आप बेकार की बातें सोचकर खुद को परेशान कर रही हैं और घर वालों को भी परेशान कर रही हैं। कोई ऐसा नहीं है सोचता, अरे इतनी फुर्सत किसे है? आज की जनरेशन वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। उनकी सोच आधुनिक है क्योंकि यह वक्त की जरूरत है और वो वक्त के अनुसार बदल गए हैं। लेकिन वो अपने संस्कार नहीं भूले हैं। रीति रिवाजों के नाम पर होती ढकोसलेबाजी से वे दूर भागते हैं, पर बुजुर्गों का सम्मान करना बखूबी जानते हैं। वो चाहते हैं कि घर के बुजुर्ग खुश रहें, स्वस्थ और समृद्ध रहें। तीज त्योहार और अन्य विशिष्ट पर्व उत्सव पर उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। सावित्री जी ध्यान से ननद की बातें भी सुन रही थी और साथ साथ चांदी के बर्तन भी सावधानी से चमकाए जा रही थी। राधा जी का ध्यान उनकी बातों पर भी था और गतिविधियों पर भी। सावित्री जी की टिप्पणी से राधा जी को तो यह बात तो समझ में आ रही थी कि भाभी की सोच उनसे अलग है। भाभी कुछ अलग सोचती हैं। भाभी, आपका यहाँ मन तो लग रहा है ना? आपकी बराबरी के लोग होंगे इधर। हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते तो कैसे पता चले? वैसे भी लोगों से मिलना जुलना, घूमने फिरने की उम्र नहीं रही अब हमारी। सच तो यह है कि अब हम किसी काम के ही नहीं रहे, तो कहीं जाएं न जाएं इस बात से क्या फर्क पड़ता है।
इस बात का किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राधा जी को समझते देर नहीं लगी कि उनकी भाभी पर निराशावादी दृष्टिकोण हावी हो गया है और समय रहते उन्हें इसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी वो ठीक हो सकती हैं। उनका हाथ बटाने के उद्देश्य से राधा जी ने कुछ बर्तन अपनी ओर खींचकर साफ करने आरंभ किए। लाइए मैं करवा देती हूँ। पर भाभी, अपने यह बर्तनों का ढेर किस लिए था? अरे कमाल करती हो, दीपावली पूजन के लिए निकाले थे और किस लिए? पर क्या जरूरत थी, इनके बिना भी तो काम चल सकता था। प्रत्युत्तर में सावित्री जी ने घूर कर देखा तो राधा जी बोल उठी, क्या हुआ? नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपको इन्हें सहेजना संभालना पड़ रहा है, व्यर्थ ही परेशानी हो रही है। बाहर जो रूटीन के स्टील के बर्तन हैं उन्हीं से काम चला लेती। इन्हें बाहर निकालकर आपको क्या काम मिला? काम लेती रहेंगी तो ये खराब नहीं हो जाएंगे? आखिर इतने कीमती हैं। सावित्री जी ने प्रत्युत्तर में अपनी ननंद को ऐसा देखा मानो उसने कोई बहुत बेवकूफ़ी वाली बात कह दी हो। अरे मेरी भोली ननंद रानी, समय समय पर बाहर निकालती रहती हूँ, काम लेती रहती हूँ, वापस साफ करती रहती हूँ, तभी तो इनकी चमक और खूबसूरती बरकरार है, वरना अंदर रखे रखे तो कब के काले पड़ जाते। भाभी, आपको निर्जीव वस्तुओं का इतना ख्याल है और सजीव वस्तुओं का जरा भी नहीं? क्या आप उनके बारे में जरा भी नहीं सोचती? क्या मतलब? सावित्री जी पूरी तरह से चौंक उठी थी, जैसे उन्हें एकदम से झटका लगा हो। मेरा मतलब है, आप भाई साहब और खुद को भी तो कभी कभी बाहर निकाल सकते हैं, पड़ोसियों रिश्तेदारों से मिलजुल सकते हैं, उनके और घर वालों के साथ हंस बोल सकते हैं। आपके बेटे बहू, यहाँ तक कि आपका पोता भी आपके साथ के लिए तरसता रहता है। पर हम तो समझते हैं कि अब किसी को हमारी जरूरत नहीं रह गई, तो फिर हम बाहर क्यों निकलें? सावित्री जी अभी भी असमंजस की स्थिति में थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपकी यही सोच गलत है, जिसे आपको बदलना है। आज परिवार में हम बड़े बुजुर्गों की स्थिति इन चांदी के बर्तनों की तरह ही है। वक्त के साथ साथ इनका प्रयोग घटता जा रहा है, पर इनकी महत्ता कम नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ साथ इनका मूल्य बढ़ता जा रहा है। इन्हें घर में पाकर, सहेज कर, औरों को दर्शाकर घर वाले गौरवान्वित महसूस करते हैं। इनके घर में रहते भविष्य को लेकर एक सुरक्षा भाव बना रहता है। घर में इनकी उपस्थिति घर की शांति, उन्नति और समृद्धि को दर्शाती है। इनकी मौजूदगी घर के बाहर के वातावरण में एक अलौकिक पवित्रता लेकर आती है, जिसके वशीभूत घर के सदस्य सुख और आनंद के सागर में गोते खाते हैं। और आप कहती हैं कि ऐसा हो सकता है? सावित्री जी फटी हुई आंखों से कभी सामने साफ करते रखे हुए चांदी के बर्तनों को देखती, तो कभी अपनी ननंद रानी को। वे और उनके पति कभी इस सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने बारे में क्यों नहीं सोच पाए? आखिर उन्हें इस बारे में क्यों नहीं सोचा? आपको इन बर्तनों से बहुत लगाव है ना भाभी? तो फिर आप बताइए। हाँ बिल्कुल, अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं इन्हें। मैं इन्हें, आपको इन निर्जीव चीजों से इतना मोह है क्योंकि ये बरसों से आपके साथ हैं। फिर आप तो हार्ड मास के इंसान हैं। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि इतने बरस आपके साथ रहने के बाद अब बच्चों का आपके प्रति मोह खत्म हो गया होगा? आप और बच्चे दोनों ही एक दूसरे को अपना सारा वक्त तो नहीं दे सकते, पर कुछ विशिष्ट अवसरों पर एक दूसरे से मिलकर, आशीर्वाद देकर, प्यार करके, अपनी उपस्थिति दर्शाकर एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ संतुष्ट महसूस करवा सकते हैं। इससे न केवल उन्हें बल्कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
अभी आप ही ने तो कहा था कि किसी वस्तु की सार संभाल करके उसे उपयोगी और मूल्यवान बनाए रखना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन अपने आप को उपयोगी और दूसरों की नज़र में मूल्यवान बनाए रखना इंसान के अपने हाथ में होता है। तो क्या ये भी आप कोशिश नहीं करेंगी? राधा जी की बातों ने सावित्री भाभी को आत्म विश्लेषण के लिए मजबूर कर दिया था। उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्यों उन्होंने और उनके पति ने कूप मंडूक बनकर खुद को दुनिया से काट सा लिया है। खुद ही अपने आप को बोझ मानकर कहीं वे वाकई घर वालों के लिए बोझ तो नहीं बनते जा रहे हैं। कहीं वो जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है। वक्त के साथ बूढ़ा तो हर इंसान को होना है, पर खुद को उपयोगी और मूल्यवान बनाए रखकर वह खुद भी खुश रह सकता है और दूसरों को भी खुश रख सकता है। मम्मी जी चाय नाश्ता लगा दिया है, आप राधा आंटी और पापा जी को लेकर लॉबी में आ जाएं। सौरभ भी आते ही होंगे, वो नहा चुके हैं, बस अब आने ही वाले हैं। मेघा की पुकार सुनाई दी तो सावित्री जी जैसे चौंक गई। उन्होंने फटाफट चांदी के सारे बर्तन समेटे और पेटी में रख दिए। उनके डाइनिंग टेबल पर पहुंचने तक बाकी लोग भी आ चुके थे। मेघा रसोई में चाय छान रही थी। वे मेघा के पास जा पहुंची और लंच में शकरकंद की खीर मैं बनाऊंगी। सौरभ और आर्य दोनों को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। मेघा आश्चर्य और खुशी से मम्मी जी को देखने लगी। सौरभ दीपक जलाने पूजा घर की ओर पड़ रहा था। मेघा ने सबके प्यालों में चाय उड़ेलना आरंभ ही किया था कि पूजा घर से सौरभ की पुकार सुनाई दी। माँ, आपने यहाँ से चांदी के बर्तन हटा लिए? क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? सावित्री जी ने पूछा। तब सौरभ ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। पूजा घर में कदम रखते ही एकदम खाली सा महसूस हुआ। लगा जैसे मंदिर की आभा ही चली गई। गौर से देखा तो पता चला चांदी के सारे बर्तन गायब हैं। चांदी के बर्तन थे तो पूजा में भव्यता और पवित्रता का आभास होता था। राधा जी ने भेद भरी मुस्कान से अपनी भाभी को देखा। सावित्री जी भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। अभी नाश्ता करके सारे बर्तन वापस पूजा में सजा देती हूँ। नहीं, रहने दो, आपको उन्हें सहेजने रखने में तकलीफ होगी। अरे तकलीफ कैसी, पूजा घर तो वैसे भी पूरा मैं ही सहेजती संभालती हूँ। बात समाप्त करने से पूर्व सावित्री जी यह जोड़ना भी नहीं भूली, अपनों के लिए कुछ करने में तो हमेशा खुशी ही मिलती है, भला अपनों से कैसी परेशानी। हंसते खिलखिलाते नाश्ता करते उस परिवार को देखकर एक ही बात कही जा सकती थी कि दीपावली चली गई थी, पर अपनी रौनक अपने पीछे उस घर में छोड़ गई थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर